शर्लॉक होम्स के बारे में कहते हैं कि अगर ये केस उनके वक्त में आता तो शायद शर्लॉक होम्स भी उनका दिमाग चकरा जाता, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें बहुत सारी थीं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको अपडेट। रशिया ने आखिरकार यूक्रेन पे हमला कर दिया। अमेरिका बार बार कह रहा था कि फरवरी में अमेरिका अटैक करेगा, और वही किया। कहानी मैंने आपको डिटेल में सुनाई थी, आने वाले दिनों में भी सुनाऊंगा इस पूरे मसले पे। लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ये क्यों हुआ है। 2014 तक बहुत सब कुछ ठीक था। यूक्रेन कभी USSR का पार्ट था, रशिया का। लेकिन 14 में यूक्रेन में सत्ता बदली और पहली बार रूस विरोधी सरकार वहाँ पर आई, और इससे रूस बेचैन हो गया। फिर उन्होंने अमेरिका और नेटो देश की तरफ हाथ बढ़ाया। यूक्रेन ने कहा हमें भी नेटो का मेंबर बनाओ। नेटो के में करीब 30 देश हैं इस वक्त। तो रूस को इससे चिढ़ हुई। उसने कहा अमेरिका और नेटो देश हमारे इस एरिया में अगर आते हैं, उनके सैनिक आते हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। और चूँकि कल्चर, बाकी बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन और रशिया की एक हैं, कभी एक ही देश हुआ करता था, तो बहुत सारे वहाँ पे रशिया के वो हैं, हमदर्द भी हैं। ऐसे ही 2 इलाकों को रशिया ने अब आज़ाद घोषित कर दिया, जहाँ पे रूस के लोग ज़्यादा रहते हैं। और नेटो में जाने की वजह से रशिया चिढ़ा हुआ था, और इसी वजह से पिछले करीब 2-3 महीने से तनाव बढ़ा हुआ था। और फिर पुतिन ने ऐलान कर दिया, आसमान से बम गिर रहे हैं, ज़मीन से रूसी सैनिक यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों दावा कर रहे हैं एक दूसरे के सैनिकों को मारने के, जंगी जहाज़ों को गिराने के। और दुनिया इस वक्त एक टकरी लगाए हुए देख रही है। हालांकि यूक्रेन ने मदद मांगी है, भारत से भी मदद मांगी, दुनिया से भी मदद मांगी, लेकिन नेटो देश टेक्निकल तौर पर यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त नेटो का मेंबर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया रूस के इस कदम का विरोध तो कर रही है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए कोई देश अभी तक आगे नहीं आया, क्योंकि आगे आएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर यूक्रेन से बात उस देश तक जाएगी, क्योंकि पुतिन ने धमकी दे दी है कि जो भी आएगा हम उस अपना अंजाम देख ले। अब हमारा स्टैंड ये है कि भारत रूस के बीच में दोस्ती है, पुतिन साहब और मोदी साहब के बीच में भी अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में क्या, भारत, यूक्रेन ने मदद मांगी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी यूक्रेन की मदद करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आज लंबी मीटिंग भी चल रही है सारे उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर के अगुवाई में, तो क्या होता है ये देखिए। लेकिन ये है कि जंग हमेशा बर्बादी लाती है, नुकसान पहुंचाती है, सालों पीछे धकेल देती है, और कभी भी जंग अच्छा नहीं रहा किसी के लिए भी। तो ये अपडेट, इसके बारे में डिटेल में आपको कहानी सुनाऊंगा। फिर आज की कहानी पर आप आते हैं। 1000 स्टोरी, 1000वीं कहानी पूरी हुई है। बात 2018 की है, 8 जन 2018। केरल में एक जगह है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में एक नदी के किनारे कुछ लोग काम कर रहे थे, और अचानक वहां पे एक नीले रंग का ड्रम था, कई दिनों से पड़ा हुआ था। लोगों को उस ड्रम से बदबू आती थी। कुछ दिनों उन्होंने लगा कि शायद पानी की बदबू है, कुछ और चीज़ की है, नज़रअंदाज किया, पर कई दिन बीते, बदबू और भी ज़्यादा थी। तब इसके बाद लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। अब एर्नाकुलम साउथ स्टेशन सर्किल की पुलिस को जब यह खबर मिलती है तो मौके पे पहुंचती है। उस ब्लू ड्रम को खोला जाता है। ड्रम ऊपर से बंद था और बहुत भारी था। जब ड्रम को खोला गया तो अंदर ईंटें, सीमेंट, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। जब उनको हटाया गया तो उसमें से कुछ चीज़ें मिली। उसमें से कुछ इंसानी हड्डियां मिली, हड्डियों के टुकड़े मिले। उसको देखकर लग गया था कि ये कत्ल का मामला है। अब जब उन चीज़ों को खंगालना शुरू किया गया और जब पूरी ड्रम को खाली कर लिया गया, तो फिर उसके अंदर से जो जो चीज़ें मिली उस वक्त मौके से पुलिस को, उसमें क्या क्या थी वो आपको बताता हूँ। कुछ हड्डियाँ, एक स्क्रू, वॉशर, बालों का एक छोटा सा गुच्छा, एक कपड़े का टुकड़ा था जो, 3 करेंसी, 2 500 के नोट और 1 100 का नोट, इसके अलावा एक रस्सी और कुछ ईंटें। ये सारी चीज़ें निकाली गई। अब हालत ऐसी थी, जो हड्डियाँ थी वो ये तो बता रही थी कि ये इंसानी हड्डियाँ हैं, लेकिन ऐसी हालत में मिली कि ये भी बताना मुश्किल था कि ये हड्डियाँ जो भी मरा है वो लड़का है या लड़की है, मर्द है या औरत है। खैर, पुलिस वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है और इसके बाद इन सारी चीज़ों को वहीं एक जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में अब हड्डियों का एक अलग अलग टुकड़े आए हैं, अब उसकी जांच होनी है और चैलेंज ये है कि ये पता करना है, क्योंकि अभी तक यही पता नहीं कि मरने वाला है या मरने वाली है, न शक्ल है न बाकी चीज़ें हैं। अब मेडिकल कॉलेज में जब इसको लाया गया
तो वहाँ पे इसकी ऑटोप्सी होनी है और ये भी पता करना है कि मरने वाला है कौन या मरने वाली है कौन। 3 दिन लगते हैं पोस्टमार्टम करने में। 3 दिन तक पोस्टमार्टम इसका चलता है और इसकी वजह ये थी कि सिर्फ ये पता नहीं करना था कि ये कौन है, बल्कि उसके ज़रिए आपको एक रिकन्स्ट्रक्ट करना था उन हड्डियों के जो दांत बाकी चीज़ें थी, उससे ये पता चल जाता है कि उम्र क्या थी, मेल था या फीमेल था। तो इसके लिए 3 दिन लगे और इन 3 दिनों में जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने इसके पूरे ऑटोप्सी और बाकी पूरा सीन जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट किया। कलामसरी मेडिकल कॉलेज है ये एर्नाकुलम में, और उसके जो हेड थे वहाँ पे डॉक्टर N.K. उमेश, जाने माने एक, उन्होंने इस पूरी ऑटोप्सी और रिकन्स्ट्रक्शन को अंजाम दिया। और जब उन्होंने सारी चीज़ें देखी तो उन्हें ये लगा कि हड्डियों के हिसाब से और नतीजे के हिसाब से कि मरने वाला या मरने वाले की हाइट बहुत कम है। नंबर 1, शुरुआत में उन्हें लगा कि ये या तो किसी टीनेज लड़की की लाश है या फिर ऐसे लड़के की लाश है जिसने अपने बाल बढ़ा रखे थे। बहुत सारे लड़के भी बाल बड़े बड़े रखते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी बॉब कट बाल रखती हैं। तो बालों का गुच्छा ये बता रहा था कि उसकी लंबाई कितनी है, और उन लंबाई से ये पता चल रहा था कि या तो ये किसी लड़की के या फिर किसी लड़के के बाल हैं। क्लियर नहीं हो रहा था। अब इसके बाद और वो सारी जांच करते हैं। तो उन जांच करने के बाद आखिरकार उसके बोन के स्ट्रक्चर से, जॉ के उससे वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये लाश किसी लड़की की है और उसकी उम्र करीब 20 से 25 साल होगी। अब ये क्लियर हो गया कि मरने वाला लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी पुलिस को कि एक लड़की की लाश है जिसकी उम्र 20 से 25 साल है। अब बाकी चीज़ों की तलाशी ली गई जो मिला था उस ड्रम से, नीले ड्रम से। तो उन सारी चीज़ों को जब देखा गया तो एक चीज़ और इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। उस ड्रम के अंदर से 3 करेंसी मिले थे इंडियन। 2 500 के नोट थे और एक 100 रुपये का नोट था। इन नोट को देखने के बाद अब पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि इस ड्रम में जो लाश है इसका कत्ल नवंबर 2016 से पहले हुआ है, जबकि ये ड्रम 2018 में मिला 8 जनवरी को। लेकिन पुलिस कह रही है कि ये 8 नवंबर 2016 से पहले इसका कत्ल हुआ है, जो भी इस ड्रम में लड़की की लाश मिली, हड्डियाँ। अब कैसे? वो इसलिए कि 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। तो जब नोटबंदी का ऐलान किया उसके बाद 500 का नोट मार्केट से गायब, क्योंकि वो कागज़ का एक रद्दी का टुकड़ा हो गया था। और उस ड्रम से 2 500 के नोट मिले और सिर्फ 100 का। तो इसका मतलब था कि ये उस वक्त कत्ल हुआ जब 500 के नोट चलन में थे, मार्केट पे थे। तो दूसरा सुराग यहाँ से पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन से, दिमाग से ये पता किया कि जो भी है ये कत्ल 2016 8 नवंबर से पहले हुआ है। अब हड्डियों के चंद टुकड़े, 20 से 25 साल की उम्र, 500 के नोट से कि नवंबर 2016 से पहले कत्ल हुआ है। बाकी कहानियाँ कैसे पता करें? मरने वाली कौन है, किसने कत्ल किया, क्यों किया, कहाँ किया? पुलिस इसी तफ्तीश में, और कोई अभी तक क्लेम करने के लिए आया नहीं है, ना कोई ऐसी मिसिंग सारी देख लिया आसपास में एर्नाकुलम के, कोई क्लू नहीं मिला। 8 जनवरी को लाश मिली थी, 3 दिनों तक ऑटोप्सी हुई, 11 जनवरी की तारीख आ गई। 11 जनवरी को ये जो पुलिस जांच कर रही थी, इस पुलिस के जो आईओ थे इस पूरे केस के, इनका नाम था सीबी टॉम। और सीबी टॉम को एर्नाकुलम में शेरलॉक होम्स के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बड़ी छोटे छोटे पेचीदा केस को सुलझाया था। शेरलॉक होम्स के फ़ैन भी, तो लोग उनको प्यार से शेरलॉक होम बोलते थे, इस पुलिस इंस्पेक्टर को, सीबी टॉम को। तो अब केरल का शेरलॉक होम भी उलझा हुआ है कि हड्डियों के चंद टुकड़ों से और इनसे कैसे कातिल तक पहुँचे। कातिल तो पहुँचने की बात है, पहले तो मकतूल के बारे में पता कर लें कि यह है कौन। 11 जनवरी ऑटोप्सी का तीसरा दिन, अचानक सीबी टॉम के पास जिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया और रिकन्स्ट्रक्शन किया इन सारी चीज़ों का, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि एक जानकारी देनी है। सीबी टॉम वैसे ही परेशान, उसे कहीं से भी एक उम्मीद की किरण मिल जाए। तो उन्होंने कहा बताइए क्या है। डॉक्टर उमेश ने फ़ोन किया था। डॉक्टर उमेश ने कहा कि इस सारी हड्डियों की और सारी ऑटोप्सी के दौरान में जो चीज़ें हमने बारीकी से की, उसमें हमें एक छोटी सी चीज़ मिली है, लेकिन वो आपके कितने काम किए मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा क्या है? तो उसने कहा हमें एक स्क्रू मिला है छोटा सा और वॉशर मिला है। तो बोले इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये स्क्रू और वॉशर ये इशारा कर रहा है कि जिसकी भी ये लाश है उसके एंकल की सर्जरी हुई है, और उस एंकल की सर्जरी के दौरान ये स्क्रू और वॉशर उसमें फिट किया गया है। अब उन्होंने कहा फिर इससे हम आगे क्या निकाल सकते हैं? तो उन्होंने कहा लेकिन ये इतना छोटा है कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, इसको किसी
बेहतर कैमरे से देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस स्क्रू के टॉप पे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम नंगी आंखों से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो भी बाकी हमारे पास लेंसेज और बाकी चीज़ें हैं उससे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो अब सीबी टॉम का दिमाग फिर से जागा, शेरलॉक होम्स का। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने अपने एक्सपर्ट इधर उधर से बात करके हाई रेजोल्यूशन के कैमरे मंगाए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अब उस स्क्रू और वॉशर को फिर से एग्जामिन किया। जब एग्जामिन किया तो ये टोटल 6.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, सोचिए अब कितना छोटा होगा। वैसे भी सर्जरी में एंकल की जोड़ और ये जब लगता है तो वो बहुत छोटा सा होता है। तो जब उस कैमरे की निगाह से देखा तो इस स्क्रू के टॉप पर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था PITKAR, पिटकर। अब ये पिटकर क्या है? तो पता चला कि ये पिटकर पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो इस तरह के सर्जरी में इस तरह के जो स्क्रू और जो वॉशर यूज़ होता है वो बनाती है। एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी है, लेकिन पुणे बेस्ड है। अब इस कंपनी के बारे में छानबीन शुरू की सीबी टॉम, शेरलॉक होम्स ने अपने। तो उस कंपनी के जरिए पता चला कि इस कंपनी के पूरे देश भर में ब्रांच है, लेकिन केरल में सिर्फ एक ही इसका ब्रांच है और एक ही डीलर है ऑथोराइज पूरे केरल में, जो इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट सर्जरी में जो यूज़ होता है, इस तरह के नट बोल्ट स्क्रू वॉशर ये सप्लाई करता है। और जिसके पास केरल में ये डीलर जो है, जिसको इस पुणे बेस्ड कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है, उसका नाम है स्क्वायर सर्जिकल। ये एर्नाकुलम में ही था, कोची के पास। अब पुलिस की टीम इस स्क्वायर सर्जिकल एर्नाकुलम के पास पहुंचती है। वो स्क्रू और वॉशर दिखाती है, कहती है ये नाम है, और उसके ऊपर मैन्युफैक्चर के अलावा बैच नंबर भी लिखा हुआ था एक, और वो बैच नंबर था 11.90081। ये बैच नंबर था। जो मैन्युफैक्चर होता है तो हर चीज़ का वो अलग अलग होता है। तो पुलिस की टीम पहुंची और उसने कहा कि ये स्क्रू है और ये वॉशर है, किसी पेशेंट के एंकल में सर्जरी के दौरान लगाया गया और ये आपकी कंपनी की है, और ये रहा बैच नंबर। इससे पता चल सकता है कि क्या इस किस पेशेंट को लगाया गया। अब जो केरल की ये डीलर है कंपनी की, उसने कहा कि मैं चेक करके बताता हूं। अब उसने जब बताया तो उससे पहले पुलिस ने एक और चीज़ थी कि अब अगर इस हिसाब से लिस्ट निकालें तो सालों से बहुत सारे लोग सर्जरी कराते हैं, तो कितने लोगों के पीछे पड़ोगे। तभी इंस्पेक्टर सीबी टॉम को याद आया, जब ये ड्रम मिला तो उसके बाद आसपास के इलाकों की तलाशी ले रहे थे कि शायद वहाँ से कुछ और सबूत मिले ड्रम के अलावा। तो कुछ मछुआरे हैं जो उस नदी के आसपास रहते भी हैं और घूमते भी हैं। तो जब इस ड्रम की कहानी चर्चा में आई, लोग भीड़ भी आकर पता चला कि ड्रम से लाश मिली है, तो कुछ लोग आगे आए और उन्होंने पुलिस को बताया कि इस ड्रम को तो हमने पास की नदी में पहली बार 2016 में देखा था, 2016 में, और तब से इधर उधर है। हमें लगा कि फालतू ड्रम है कुछ, तो किसी का ध्यान भी नहीं गया। अब पुलिस को लगा कि 2016 से ये ड्रम इस इलाके में है, नदी से कहीं ना कहीं से बहकर आई है। तो ये बात याद आई अब जब उस डीलर के पास पुलिस की टीम पहुंची, सीबी टॉम। उन्होंने कहा कि अगर ये 2016 में ड्रम देखा गया तो इसका मतलब है कि ड्रम बेशक पुलिस ने 2018 में बरामद किया, लेकिन कत्ल 2016 में हुआ है। और सितंबर 2016 में पहली बार इस ड्रम को लोगों ने देखा था, मछुआरों ने। पुलिस ने कहा कि अब ज़्यादा आगे पीछे लंबा चौड़ा नहीं करना है, सबसे पहले ट्राई करते हैं 2016 में कितने लोगों को इस डीलर ने ये स्क्रू और वॉशर दिया और जिनकी एंकल की सर्जरी हुई है। उस कंपनी की तरफ से जब उससे पूछा गया तो कंपनी ने डेटा निकाला और इसके बाद पता चला कि कुल मिलाकर 161 इस बैच की, जो उस कंपनी के अलावा बैच नंबर लिखा हुआ था, 161 ऐसे स्क्रू और वॉशर बनाए गए थे और 161 लोगों को दिए गए। अब 161 को कहाँ से पुलिस ढूंढे, लेकिन फिर उसमें और थोड़ी आसानी हुई। पता चला कि जो 161 बेचे गए थे उसमें से 155 महाराष्ट्र और गुजरात के पेशेंट ने खरीदे थे, और महाराष्ट्र और गुजरात में ही ले गए थे, केरल से, उस डीलर से। तो अब ये हुआ कि ये भी हो सकता है महाराष्ट्र और गुजरात में काम बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं जो काम करते हैं और वो आए हों केरल रोजी रोटी की तलाश में, तो ऑपरेशन कहीं और कराया और यहाँ। लेकिन 161 में से 155 जब पता चला कि गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ने यूज़ किया है, तो उन्होंने कहा कि अब 155 को तलाशें, उससे पहले काम और करते हैं। 6 अब भी बचे हुए हैं क्योंकि 161 थे, 161, 155 गुजरात और महाराष्ट्र गए, तो 6 का क्या रिकॉर्ड है। पता चला कि वो 6 वो है जिनका केरल में ऑपरेशन हुआ था और कोची और एर्नाकुलम के आसपास ही हुआ था। अब पुलिस को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा अब इस 6 पे ज़ीरो इन करते हैं। इसके बाद अब पुलिस ने उन 6 लोगों के बारे में
कि कौन है जिनका 2016 में नी सर्जरी हुई और ये लगा है। 6 में से भी तलाश करते करते 3 तो पुलिस को मिल गए और तीनों ठीक ठाक जिंदा थे और उन्होंने बताया सर्जरी हुई है, तो वो डाउट से बाहर। अब बाकी बचे 3 में से एक 60 साल की महिला थी जिसका नाम था शकुंतला, एक 26 साल की महिला थी जिसका नाम है सूर्या, और तीसरी 43 ईयर्स ओल्ड सोनी। अब पुलिस ने इन तीनों के ऊपर जीरो इन किया। सोनी भी ठीक ठाक मिल गई उन्हें, सूर्या भी मिल गई, लेकिन 60 साल की शकुंतला का पता नहीं चल रहा है। पुलिस हॉस्पिटल गई तो वहां पे शकुंतला का कोई एड्रेस, बाकी चीजें भी नहीं, लेकिन रजिस्टर में पेशेंट के साथ जो तीमारदार होता है उसकी जगह पर एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था अवस्थी, और उस अवस्थी का पता भी था। अब पुलिस को लगा कि चलो शकुंतला तो नहीं मिल रही है, ये अवस्थी जो हॉस्पिटल में उसके अटेंडेंट के तौर पर आई थी, इसके बारे में पता करते हैं। ढूंढते ढूंढते उस पते पर पुलिस एक जगह पहुंचती है एर्नाकुलम में। अवस्थी सामने मिलती है। पुलिस अवस्थी से पूछती है कि शकुंतला कहाँ है। पुलिस को ये भी नहीं मालूम अवस्थी और शकुंतला में से कौन, दोनों का रिश्ता क्या है। अवस्थी बताती है कि वो मेरी माँ है। तो पुलिस कहती है कि मिलाओ बुलाओ, तो कहती है वो तो बहुत टाइम से गायब है। तो बोला तुमने कभी पुलिस में रिपोर्ट की? बोला नहीं, क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं है। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगा। पुलिस ने कहा ये कैसे हो सकता है। अब पुलिस को पता चला कि ये जो शकुंतला है 2016 से गायब है और सितंबर 2016 से गायब है, लेकिन बेटी कह रही है कि मुझे पता नहीं है, बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो आखिर ऐसा क्यों? अब पुलिस ने अवस्थी को इंट्रोगेट करना शुरू किया और उसके बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। पहले कैरेक्टर अब अवस्थी आती है, शकुंतला की बेटी, और शकुंतला गायब है। अभी तक ये भी पता नहीं कि शकुंतला ही की वो लाश होगी। अवस्थी के बारे में पता चला कि जब अवस्थी शकुंतला की बेटी थी और अवस्थी ने एक लड़के से प्यार किया जिसका नाम था सुधी। सुधी के साथ वो घर से भाग गई माँ की मर्जी के खिलाफ। भागने के बाद उसने शादी कर ली। सुधी से उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन 2016 में सुधी के साथ उसका डिवोर्स हो गया, बनी नहीं, और वो वापस चली आई अपनी माँ के पास, यानी शकुंतला के पास। इधर जब अवस्थी भागी घर से सुधी के साथ, तो शकुंतला अकेली रह गई। अब वो क्या करे? अवस्थी घर चलाती थी। शकुंतला ने लॉटरी की टिकट बेचना शुरू कर दिया और अवस्थी का एक स्कूटर था, उस स्कूटर पे वो लॉटरी बेचती थी। एक रोज़ उस स्कूटर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। शकुंतला का एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आई, हॉस्पिटल गई। वहाँ कहा गया कि आपके लेफ्ट एंकल की सर्जरी करनी पड़ेगी, और वो स्क्रू और वॉशर उसी लेफ्ट एंकल की सर्जरी के दौरान शकुंतला को लगाई गई। तो अब ये कहानी पता चली और 2016 में वो आई। जब वो वापस आई तो वापस आने के बाद अब वो, उसका पति से डिवोर्स हो चुका है, एक दूसरे पति के साथ रह रही है जिसका नाम है टीएम सजित, और सारे आस पड़ोस के लोग जानते थे कि ये टीएम सजित के साथ रहती है, और अवस्थी के 2 बच्चे भी अब उसके दूसरे पति के साथ रह रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब सजित से कई बार इसने पूछा था, पुलिस ने पूछा कि सजित कहाँ है, और अवस्थी से पूछा कि तुम्हारी माँ गायब हुई, तुमने पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी। फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब माँ के एंकल का ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो आ गई, तब तक मैं भी आ गई थी क्योंकि मेरा डिवोर्स हो चुका था, बच्चों के साथ यहीं थी। लेकिन हॉस्पिटल से आने के कुछ दिन के बाद ही चिकन पॉक्स हो गया माँ को। तो जब चिकन पॉक्स हो गया तो ये घबरा गई कि कहीं मुझे या मेरे बच्चों को भी ना हो जाए। तो इसने वो घर छोड़ दिया माँ का और पास की एक लॉज में रहने लगी। इसके बाद कुछ दिनों बाद वो घर गई तो देखा माँ है नहीं। तो उसने अपने दूसरे पति सजित से पूछा माँ कहाँ है, तो उसने कहा कि अब वो उसका इलाज सही हो रहा है और वो सही जगह पहुँच गई है। तो उसे लगा कि शायद वो दिल्ली आ गई है, क्योंकि कुछ ऐसी मिशनरीज की जो नर्स थी वो उसकी जानने वाली थी। तो अवस्थी ने ये बताया कि मुझे लगा कि मेरी माँ दिल्ली चली गई है और इन चीज़ों से बचने के लिए और उसका सही इलाज होगा। तो उसने कहा कि सजित ने इतना कहा और तुमने भरोसा कैसे किया? तो उसने कहा मेरी मजबूरी भी है, मेरे 2 बच्चे पहले पति से अलग हो चुके हैं, मैं उसी के साथ रह रही हूँ, तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती। तो उसने कहा चलो कहाँ गई, अब ज़रा सजित से ही बात करा दो। दूसरा धमाका होता है। पता चला जिस दिन उसकी माँ गायब हुई उसके अगले दिन सजित की मौत हो गई। उसने कहा कैसे हुई? उसने कहा हार्ट अटैक से हुई थी। पुलिस ने जाकर हॉस्पिटल में चेक किया, बोला हाँ, सजित की मौत जिस दिन इसकी माँ गायब हुई थी उसके नेक्स्ट डे हो गई थी। अब पुलिस के सामने फिर अंधेरा कि कौन कातिल हो सकता है। बेटी है वो जानती नहीं है,
जिसके ऊपर डाउट है वो अगले ही दिन मर गया। तो फिर क्या किया जाए? केस जहां था वहीं पे फिर खड़ा रह गया। अब पुलिस ने कहा कि कहीं ना कहीं एक चीज तो तय है कि सजित का इसमें कुछ रोल है, लेकिन अभी तक सिर्फ शकुंतला और ये भी पता नहीं कि शकुंतला की ही लाश है। तो पुलिस ने इस दौरान में बातचीत के बाद अवस्थी के कुछ सैंपल लिए और उसके बाद डीएनए के लिए भेजा। डीएनए में सैंपल मैच कर गया। अब पहली बार क्लियर हुआ जो ड्रम के अंदर से हड्डियों के टुकड़े मिले थे वो अवस्थी की माँ के ही थे, यानी शकुंतला के। अब सवाल यह कि शकुंतला को क्यों मारेगा? इलाके के लोगों से पुलिस ने गुपचुप तरीके से बात की। अपने सीबी टॉम शेरलॉक होम्स ने जाल बिछाया मुखबिरों का। तो कई कहानियाँ भी आई कि लॉटरी का टिकट बेचते बेचते एक दिन बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, तो उसके लालच में शायद मार दिया। पुलिस ने सारे लॉटरी जितनी एजेंसियां थी और उस इलाके में सबसे बड़ी लॉटरी कब कितनी बड़ी निकली उसको खंगाल डाला। पता चला ये फर्जी खबर है, ऐसी कोई लॉटरी निकली ही नहीं है। तो फिर ये कत्ल क्यों? और अगर सजित नहीं मारा क्यों, कब तक वही प्राइम सस्पेक्ट है, तो क्यों? अब यहां से फिर कहानी आगे बढ़ती है। सबसे पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि अवस्थी और सजित दोनों जो साथ रहते हैं, और उसने बताया था कि हम शादी कर चुके हैं। दरअसल वो शादीशुदा दोनों, मतलब उसने शादी नहीं की थी। और पता चला कि सजित रहता तो अवस्थी के साथ था, लेकिन वहाँ से कुछ दूरी पर उसकी अपनी पत्नी रहती थी और ऑलरेडी वो शादीशुदा था। ये बात शकुंतला को पता चल गई थी कि सजित जो उसकी बेटी के साथ रह रहा है वो शादीशुदा है और इसे धोखा दे रहा है मेरी बेटी को। और उसने कहा था मैं तुम्हारी बेटी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। सजित ने उससे कहा था कि आप कुछ मत बताना। लेकिन इसी के बाद पुलिस को ये लगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ बात लगने की हो रही है, कि सजित ने कि राज ना खुल जाए, वो उसकी पत्नी तक ना पहुंच जाए, इसलिए शकुंतला को रास्ते से हटा दिया। अब ये एक थ्योरी आई, लेकिन इस थ्योरी को आगे बढ़ाना है तो क्या करें? पुलिस ने इसके बाद अब सजित के दोस्तों को जीरो इन करना शुरू किया, क्योंकि सजित तो मर चुका है। एक ऑटो ड्राइवर मिला जो उसका दोस्त था, उसको पुलिस ने पकड़ा। पता चला कि उसके साथ रहता है। उस ऑटो ड्राइवर ने पहली बार खुलासा किया। उसने कहा हाँ, सितंबर 24, 2016 मुझसे सजित ने एक ड्रम मंगवाया था और बोला था मुझे अपनी मदर इन लॉ के घर पे पानी के लिए एक ड्रम चाहिए। तो मैंने नीले रंग का ड्रम ला कर दिया। अब स्पॉट से भी नीले रंग का ड्रम मिला, तो ये पहली कड़ी मिली। बट उसने कहा मैंने ड्रम दे दिया, इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। अब उसके बाद उसने बाकी दोस्तों के नाम बताए, एक एक करके। इसके बाद 3 और दोस्तों को पुलिस ने उठाया। उन तीनों ने बताया कि हाँ, एक दिन सजित का फ़ोन आया और उसने कहा कि यार हमारे पास कुछ जानवरों के अवशेष हैं, उनको एक ड्रम में रखा है, हम उससे वो बनाएंगे इरिडियम, एक चमकने वाली चीज़ होती है जो, लेकिन वो इलीगल है, तो हमें उसको ड्रम में रखा हुआ और यहाँ से कहीं दूर ले जाना है और पुलिस की भी नज़र में ना आए, तो रात को ही ले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी कहा कि ये क्या गैर कानूनी काम है, हमें भी फंसाओगे, पर उसने हेल्प मांगी तो हमने दे दी। उसके बाद 24 सितंबर को ही हमने उस ड्रम को लेकर हम उसके साथ गए थे और वो एक जगह पे ले जा गया और फिर हम लोग को वापस भेज दिया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया, लेकिन हाँ, ये काम करने के बाद उसने 24 तारीख को ही एक ATM से पैसे निकाल कर हम लोगों को दिए थे। उन लोगों ने बताया कौन सा ATM, पुलिस उस ATM तक पहुँची, उस ATM के रिकॉर्ड निकाले बैंक के ज़रिए। तो 24 सितंबर 2016 ATM का ट्रांजेक्शन मिला। अब पुलिस को पहली बार ये एक तारीख मिली कि शकुंतला का कत्ल 24 सितंबर 2016 को ही हुआ था। अब लेकिन ये चारों दोस्त को पुलिस ने तो उठाया, लेकिन इनमें से किसी की जानकारी में नहीं था कि वो ड्रम सजित ने क्यों मंगाया और उसमें क्या रखा हुआ था, क्योंकि उसने कहा कि उसमें जानवरों के कुछ मांस के टुकड़े और बाकी चीज़ें थे और या कुछ और चीज़ें थी जिससे इरिडियम बनाना था और फिर बेचना था। तो एक तरह से वो भी बेकसूर थे, तो किस इल्ज़ाम में पुलिस पकड़े? अब अवस्थी कहती मुझे जानकारी नहीं मेरी माँ कहाँ है। जिस पे शक है सजित, वो मर चुका है। दोस्त, उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि उस ड्रम में क्या है। तो पुलिस को फिर याद आया अपने शेरलॉक होम्स सीबी टॉम को कि सजित ने अगर धोखा दिया अवस्थी को और वो पहले से शादीशुदा था, तो उसकी बीवी कहाँ है? अब जब खोजबीन शुरू हुई तो सजित की बीवी मिलती है, उसका नाम था सरीगा। पुलिस सरीगा के पास जाती है। सरीगा भी यही बताती है कि उसे तो मालूम ही नहीं, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो अवस्थी के साथ रहता है जबकि वो मेरा पति है। अब यहां से कहानी सरीगा की शुरू होती है। एक के बाद एक सारे कैरेक्टर आ रहे थे। अब सरीगा की कहानी ये थी कि सरीगा की मां करीब 30 साल पहले घर से भागकर शादी करती है। शादी करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो जिससे भागकर उसने शादी की थी उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते
और फिर पति भी बदल जाता है, वो उसे घर से बाहर निकाल देती है, सरिगा की माँ को। और सरिगा की जो माँ, उसका नाम है वसंता। वसंता, अब वसंता प्रेग्नेंट है, भाग के शादी की, पति ने धोखा दिया, घर वालों ने भी निकाल दिया। उसे लगा कि अब इस दुनिया में कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा। वो एक ब्रिज के ऊपर से सुसाइड करने के लिए कूदने जा रही थी। जब वो कूदने जा रही थी, उस रात बारिश भी हो रही थी, अचानक एक ऑटो ड्राइवर की नज़र पड़ती जो वहाँ से गुजर रहा था किसी सवारी को उतार कर। वो उसको ब्रिज पे चढ़ते हुए देखता है, वो बहुत तेज़ी से अपना ऑटो रोकता है, उसको पकड़ता है, बोलता तुम क्या करने जा रही हो। फिर वो अपनी कहानी बताती है, वो उसे अपने घर ले जाता है, अपने घर रखता है, समझाता है। फिर उस ऑटो ड्राइवर और वसंता के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद वसंता के 2 बेटे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो है बाद में सुसाइड कर लेता है, कोई बीमारी से ग्रसित था। और उसके बाद ये होती है सरिगा, बेटी। सरिगा को 15 साल की उम्र में ही प्यार हो जाता है सजित से, लेकिन नाबालिग थी। घर वाले कहते हैं बालिग हो जाओगे तो शादी कर देंगे। 18 की होती है तो फिर घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद काफ़ी वक्त तक उसे कोई औलाद नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम थी बहुत। उसको डॉक्टर को भी दिखाता है, खुद ले जाकर सजित दिखाता है। आखिरकार जब पुलिस पहुंचती है सरिगा से पूछताछ करने, उससे कुछ वक्त पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया। सालों तक मां नहीं बनी। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है इलाज के बाद और हॉस्पिटल में थी। और उसके बाद जब इसकी मौत होती है, जो पहला सजित, उसकी मौत से 2 महीने पहले सजित बाप बना था और वो मां बनी थी। तो उसे हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसके पति ने, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का। उसे हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसका पति भी मर गया। अब पुलिस को यहाँ से डाउट होता है कि एक तरफ शकुंतला सरिगा की कहानी ये, ऊपर से अगले ही दिन मौत हार्ट अटैक से। अब उसके केस को दोबारा पुलिस खोलती है, हार्ट अटैक वाले केस को। लेकिन हार्ट अटैक के जब केस को खोलती है, उसका फॉरेंसिक के पास वो रिपोर्ट जाती है, तो फॉरेंसिक वाले कहते हैं कि 100% तो नहीं कह सकते और उसकी एज को देखते हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उसने खुद ही पॉइजन लेकर सुसाइड कर लिया हो, कोई ऐसा केमिकल जिससे दिल का दौरा पड़ा हो। अब मोटिव क्या हो सकता है? तो 2 मोटिव था, एक बल्कि 3। उसे डर था कि उसकी बीवी सरिगा जो इतने सालों से मां नहीं बनी, अब मां बन रही है। और उसके बाद इधर जो अवस्थी है, उसका राज उसकी सास खोल देगी, मतलब शकुंतला। और अवस्थी को भी ये पता चल गया है कि मेरी ऑलरेडी शादीशुदा, मतलब एक पहले से शादीशुदा है। तो 3 तरफ से मारा जा रहा था। एक तरफ बीवी के सामने राज खुलना था, अवस्थी के सामने राज खुलना था, तीसरा इतनी मिन्नतों के बाद बेटा पैदा हो गया, और चौथा सास जो शकुंतला थी वो रास्ते की रुकावट थी। तो उसने पहले शकुंतला को मारा, मतलब अवस्थी की माँ को। इसके बाद उसे फिर गिलानी फील हुई और लगा कि ये बात छुपेगी नहीं, फिर वो इससे मुंह दिखाएगा जाकर अपनी बीवी को या अवस्थी को। तो इसीलिए कत्ल करने के बाद अगले दिन उसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन चूंकि किसी को शक भी नहीं था और किसी ने कोई जताया भी नहीं, तो हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट अटैक से मौत हुई। तो ऐसे कई केमिकल हैं जो लेने के बाद दिल का दौरा जिससे पड़ता है, कई इस तरह के पॉइजन भी हैं जिनसे दौरा पड़ता है, तो वो क्लियर नहीं होता। दूसरा, उस वक्त इतनी बड़ी ना जांच हुई ना बॉडी की जांच हुई, तो वो सारी चीज़ें उस एंगल से देखा ही नहीं गया। तो उसे लगा कि एक नॉर्मल मौत है और उस मौत को बंद कर दिया गया। हालांकि केरल की पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि शायद सजित की मौत नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि उसने खुदकुशी की है, सिर्फ राज खुल जाने की वजह से। अब कुल मिलाकर कहानी ये हुई कि शकुंतला के कत्ल की कहानी तो खुली, लेकिन सस्पेक्ट एक भी नहीं। जो कातिल है वो मर चुका है, जो 4 दोस्त हैं उनका कोई रोल नहीं है, अवस्थी का कोई इसमें कनेक्शन नहीं है, जो सरिगा है सजित की पत्नी उसका कोई रोल नहीं है। इवन अवस्थी का लाई डिटेक्टर का टेस्ट भी किया गया कि शायद उसे कोई जानकारी हो, लेकिन वो भी बेकसूर निकली। तो अपने दिमाग से, फॉरेंसिक साइंस से, इन सारी चीज़ों से मिलाकर एक केरल की पुलिस ने नायाब तफ्तीश की। मतलब एक छोटे से स्क्रू से, वॉशर से, न सिर्फ उस हड्डियों के टुकड़े को एक इंसानी शक्ल दी गई, एक नाम दिया गया, उसकी पहचान लाई, फिर कत्ल तक पहुंची, अलग अलग कैरेक्टर तक पहुंची, हर कैरेक्टर की अपनी कहानी। लेकिन आखिर में आकर इस कहानी का अंजाम ये होता है
कि कत्ल तो हुआ लेकिन कातिल शायद इस दुनिया में नहीं है, अगर वही सजित है तो। और बाकी जो लोग हैं उनमें से किसी को भी शकुंतला के कत्ल के इल्ज़ाम या उसकी साजिश रचने के इल्ज़ाम या सपोर्ट करने या फिर किसी और तरह से उसमें शामिल होने के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि किसी का रोल ही नहीं है। तो हर कैरेक्टर जो पुलिस के रडार पे आया वो सब निकल गया। और जो दो लोग थे, शकुंतला और सजित, एक कातिल एक मकतूल, ये दोनों भी इस दुनिया में रहे नहीं। कुल मिलाकर सीबी टाउन ने एक इंटरव्यू में कहा, जो वहाँ के इंस्पेक्टर और आईओ हैं, कि अपने ज़िंदगी में ऐसा केस उन्होंने कभी नहीं देखा जिसमें सुराग और सबूत के नाम पे छोटी छोटी चीज़ें थी। बिना शक्ल के लाश मिली, बिना नाम पहचान के लाश मिली, और उसके बाद कैसे एक स्क्रू और वॉशर के ज़रिए अस्पताल मरीज़ ढूंढ कर असली पेशेंट तक पहुँचे, फिर असली मकतूल तक पहुँचे। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और सवाल जवाब आज चूँकि लाइव हूँ, लेकिन उससे पहले बड़ी मेहनत से मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं। तो आज 1000वें एपिसोड के दिन खास अमृत राज पटेल साहब का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमृत राज। आदित्य सिंह का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आदित्य, टुंडला से हैं ये। इसके अलावा मिशामी शाह, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मिशामी। और ये जमेश शाह की वाइफ हैं। दीपिका बंसल, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दीपिका। और ये प्रियंका की सिस्टर हैं। इसके अलावा सत्य प्रकाश सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। तेजवीर सिंह का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तेजवीर जी। इसके अलावा अरविंद जोरवाल, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अरविंद। और अरविंद मीना ने भेजा है। साथ ही स्नेहल अक्षय मयेकर और अक्षय मयेकर डोंगरी से हैं, इनकी एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, स्नेहल और अक्षय। श्रेया और राकेश पटेल, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों की बधाई। श्रेया ने मुझे मेल लिख के लिखा कि हम दोनों ने भी अपना नाम जो है वो अलग से कर लिया है, और श्रेया और राकेश मिलाकर इन्होंने राकेश श्रेया कर दिया है। वो आजकल एक चलन है बहुत। तो थैंक यू। 11वीं एनिवर्सरी है इनकी, और इनके जो बिटिया हैं दृष्टि, तो तीनों आप लोग खुश रहिए। इसके अलावा मीत एंड जितेंद्र कुमार, इनकी भी एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बधाई। और हमारी टीम में काम करते हैं सुनील कुमार मौर्य, आज उनकी भी एनिवर्सरी है। अभी जाते जाते बता कर गए, मुझे पता भी नहीं था। तो सुनील मौर्य को भी, हालांकि उसकी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, बट खुश रहो, ऐश करो, अच्छे रहो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने 1000वीं एपिसोड के लिए अपनी अपनी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, दुआएँ दी थी। जितनी कोशिश होगा मैं बता देता हूँ। कृष्ण कुमार जी हैं, कुसुम जी हैं, रंजना हैं, योगेश हैं और राहुल मिगलानी हैं। ये नाम इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो कुसुम जी हैं और रंजना हैं, इन्होंने खासतौर पर प्राइम तक फैमिली की तरफ से केक बनाकर भेजा है 1000 एपिसोड के लिए। बहुत ही खूबसूरत केक है, तो आप लोगों का शुक्रिया। ये सब करनाल से हैं, और बस आपका यही प्यार, आपकी दुआएं हम लोगों के लिए बहुत है। अभिषेक सिंह हैं, बिलाल अरीब हैं, डॉक्टर पायल गर्ग हैं, संदीप सरकार हैं, रोशन बाल्की हैं, मीता भट्टाचार्य जी हैं। ये कह रही है मैं क्राइम तक फैमिली की सबसे शायद ओल्डेस्ट फैन और मेंबर हूँ। इसके अलावा बादल डोलास हैं, बलजीत सिंह हैं यूएसए से, अक्षय मयकर हैं, बंटी राउत, मनोज लुखार, प्रशांत झा, अशोक कुमार, अनुप्रिया चौधरी पुर्तगाल से, विजय चोसले, धामू चौधरी, फैज़ मोहम्मद, राहुल द्विवेदी, पूनम जैन, उस्मान अंसारी, एडवोकेट अमीश पांड्या, गगन। इसके अलावा भव्यराज सिंह, अभिषेक आर्या, हितेन शाह, इन्होंने बड़ी अच्छी तस्वीर भेजी है 1000 एपिसोड पे, थैंक यू हितेन। नयन शर्मा, राशिका के, नैयर इकबाल, नीलेश कुमार तिवारी, सुधीर दहिया, संस्कार गोस्वामी, नीलेश गोविंद राव, प्रदीप पालीवाल, पार्थ सारथी, सूरज छेत्री तेल अवीव से, नीलाद्री राय चौधरी। इसके अलावा मुकीम बासित, आलोक ठाकुर, धर्मेंद्र शर्मा, डॉक्टर हीना पुटोली, और ये लॉ की प्रोफेसर हैं बेंगलोर में, प्रदीप कुमार पांडा। इसके अलावा अभिषेक सक्सेना, उज्जवल मोदी, असद अंसारी, अपूर्वा श्रीवास्तव, नसरुद्दीन शेख, उधम सिंह, शिवम कुणाल, अमूल्य कुमार मिश्रा, देन अंकुर पांडे, इन्होंने भी एक ग्राफिक्स भेजा था अमूल्य कुमार मिश्रा ने 1000 एपिसोड पे, अंकुर पांडे, राम नेवल। इसके अलावा तौहीद मिर्ज़ा, कुणाल अटोले, डोला घोष, कपिल शर्मा, गोपेश गौरव, मेहताब अंसारी, मनोज साहू, आनंद विक्रम सिंह, मनीष सालियान, विशाल, मनीष सालियान साहब ने भी कुछ अच्छा विश किया है, विशाल आर गड्डाले कर्नाटक से। इसके अलावा असगर थेबा, विवेक सागर, ज़रीफ़ रहमान और ब्रजेश वर्मा, और बाकी जिन लोगों का नाम छूट गया हो तो माफ़ी, बट आपके प्यार के लिए शुक्रिया। आप सीधे जो भी लोग हैं, दीपक भी यहाँ पे है, वनिता भी है, आसिम भी हैं, शिकारपुरी बैठे हुए हैं नीचे ज़मीन पर,
तो बताओ सवाल जल्दी। सुनीता और लक्ष्य, ये इनके पेड क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि आपके 2018 से कहानी सुन रहे हैं और आपके सबसे बड़े फैन हैं, तो नाम चाहते हैं। सुनीता और लक्ष्य जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग कहानी सुनते हैं और मैं सुनाता हूँ, हालांकि बहुत सारे लोगों की कुछ और भी चीज़ें थी, बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका प्यार बना रहे और ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहे। थैंक यू दिल से। आशीष शर्मा कह रहे हैं कि सर ये न्यूज़ आप लाते कहाँ से वैसे? आशीष जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सच बताऊं, बहुत ढूंढना पड़ता है, लेकिन इसमें टीम भी मदद करती है, सभी लोग भी करते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, इसमें एक तो इतने आप लोग जागरूक हैं कि अगर मैं कोई भी स्टोरी गलत सुनाऊं तो मुझे मालूम है कितने सारे मेल की बाढ़ आ जाती है। तो उसके लिए मुझे 3-3, 4-4 घंटे रिसर्च करना पड़ता है, अलग अलग जगहों से खंगालना पड़ता है। एक तो मुझे थोड़ा एडवांटेज ये है कि देश दुनिया में अपने रिपोर्टर की पूरी जाल है अपने ही ग्रुप की, तो उनके ज़रिए फिर बाकी आप इतने साल तक फील्ड में होते हैं तो थोड़ा आपका अपना भी कुछ सोर्स बनता है, चाहे वो पुलिस में हो, इवन क्रिमिनल के बीच में हो। तो उन लोगों से मतलब जितना भी क्रॉस चेक जितना ज़्यादा करते हैं उतनी सटीक जानकारी मिलती है। लेकिन ये है कि हाँ, मेहनत का काम होता है और काफ़ी वक्त इसमें जाता है। सर कल आपने गंगू भाई और करीम लाला की जो बातें बताई थी, तो निशांत जी का सवाल है, करीम लाला, इंदिरा गांधी और बाल ठाकरे, इनमें कोई रिलेशन था क्या? क्या कोई कनेक्शन? किनका सवाल है? निशांत राज सिंह। निशांत राज सिंह जी, ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं था बाला साहब ठाकरे या फिर करीम लाला। और तीसरा, वक्त पे इलेक्ट, चूँकि जितने भी माफिया और बाकी लोग रहते हैं तो पॉलिटिशियन आमतौर पे ओपनली उनसे दूर ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि इनके बीच में कुछ सांठगांठ थे। सर रघुनाथ मंडल जी कह रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच, इतनी कांस्टेंट और इफेक्टिव और इतनी स्वीट एक्सप्रेशन के लिए, मतलब जो कहानी सुनाते हैं। थैंक यू रघुनाथ जी, आप लोग सुनते हैं इसलिए मैं सच बताऊं सुनाता हूं और पता भी नहीं चलता, इसलिए इस जो मेहनत करता हूं उसका भी फिर इनाम मिल जाता है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अच्छा लगता है। सर अजीत यादव जी का कहना है कि आप कौन से रूम में बैठे हैं, अजीत सा लग रहा है। अजीत यादव। हाँ, अजीत यादव। अजीत यादव साहब, असल में ये क्राइम तक का स्टूडियो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेक हैं या ये बना हुआ, लेकिन सब ओरिजिनल है। मैंने कई बार दिखाने की भी कोशिश की थी। इन लोगों ने कहा कि सर कुछ चीज़ें उठा के भी दिखाया कीजिए ताकि लोगों को लगे कि ये सब मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। फ़ोन भी काम करता है, पंखा भी है, इधर मेरे स्केलेटन भी टंगा हुआ है, रस्सियाँ भी हैं, क्राइम की फील आए बस, इसलिए और कुछ नहीं है। सर ट्विटर पे कोई आपको कुछ लिखता है तो आप जवाब भी नहीं देते, बेजियो गेमिंग एक आईडी। हाँ, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ट्विटर या फिर बाकी फेसबुक, इस पर मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। एक तो उसकी वजह ये है कि इतना वक्त नहीं मिलता है, कभी कभी वक्त मिलता है तो करता हूँ। हालांकि इवन ये भी बताता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, ये सब ज़्यादातर मुझसे ज़्यादा तो ये दीपक ये लोग मतलब उसको चला लेते हैं। मैं कभी कभी जब मूड होता है कुछ अच्छी शेर व शायरी, बस वही ट्वीट करता हूँ, इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं। शिकारपुरी कैसे नाम पड़ा? विनोद शिकारपुरी नाम कैसे? विनोद कुमार नाम है इसका, लेकिन ये शिकारपुर का रहने वाला है, दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर है। और शिकारपुर का नाम जब आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। असल में ये भी बताएं, शिकारपुर के लोगों के साथ माफ़ी मतलब उनसे मांगते हुए कि शिकारपुर के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े भोले मासूम होते हैं, तो वो थोड़ी इज्जत की वजह से बोलते हैं भोले मासूम। दूसरा इसका शब्द कहें तो शायद वो ये है कि बड़े बेवकूफ़ होते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये है। तो फिर मुझे लगा विनोद कुमार बहुत सारे हैं, कुछ ऐसा नाम इसका कर दो कि वर्ल्ड पॉपुलर हो जाए। आजकल बहुत पॉपुलर भी हो गया ये, अब लोग विनोद शिकारपुरी के साथ खूब फोटो खिंचाते हैं, मैंने देखा है। तो इसीलिए कुछ डिफरेंट करने के लिए विनोद कुमार का नाम विनोद शिकारपुरी मैंने ही रखा था और पूछ के रखा, और कोई एतराज़ नहीं है, और अब वर्ल्ड फेम हो गया। इन सर्च ऑफ नीट आइडिया पे सर आज आप थोड़े अलग लग रहे हो, हैंडसम भी लग रहे हो। अच्छा, इन आज मुझे कई लोगों ने कहा कि आप नॉर्मल वैसे ही आके बैठिए मत, थोड़ा कोट वोट पहन लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि मैं सबसे ज़्यादा भागता हूँ कोट पैंट टाई में। तो लगता है कि सांस जो है नहीं लिया जाएगा, वो गला बंद सा, ऐसा लगता है फांसी वासी लगने वाला है। तो मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा इंसान बन के आता हूँ, बस इसी वजह से। सर एक सवाल है कि जो दाऊद का क्या कुछ हो सकता है इंटरव्यू या कहीं कोई बातचीत आपसे? दाऊद का इंटरव्यू, देखिए हर क्राइम जर्नलिस्ट का एक ड्रीम होता है कि जो भी जिस बीट पे काम कर रहा है वहाँ पे जो ज़्यादा वैसे लोग हैं जो न्यूज़ मेकर हैं उनसे बातचीत किया जाए। तो मैंने आज करीब 15-20 साल तो हो गए इस बात को ट्राई करते हुए, अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है, लगातार बात करता रहता हूँ जो मेरे सोर्स हैं उनके ज़रिए कि कहीं भी करा दो। हालांकि पाकिस्तान में अगर दाऊद का इंटरव्यू होता तो ये तो हो जाएगा कि पाकिस्तान में ही, लेकिन वो हमेशा मना करते हैं सब कि पाकिस्तान सरकार मना करती है, तो किसी और भी देश में हो जाए। कोशिश जारी है, मेरा भी ड्रीम है कि एक बार इंटरव्यू करके वो सारे सवाल जो बरसों से मेरे मन में कौन रहे आमने सामने पूछूं। तो देखिए जब भी मौका मिलेगा पहले मौके में ही फिर भागूंगा। सर कुमारी जी कह रही है कि जो आपने कहा कि सारे सामान असली है, तो टेलीफोन उठा के दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये देखिए, और ये फ़ोन काम भी करता है। शिकारपुरी का थोड़ा फ्रेम गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ये फ़ोन काम भी करता है। बस गन वन छोड़ के सब असली है, गन रख नहीं सकते, तो बाकी चीज़ें असली है। सर ये आज की कहानी में आपने जो इतने सारे कैरेक्टर्स, आप इतने सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं या इतनी याद कैसे
अनिकेत साहब, एक चीज़ ऊपर वाले ने मुझे ज़रूर दी है, वो है मेमोरी। और शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिस चीज़ में आप डूब के काम करते हैं, जिस चीज़ से आप ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको रटने की या फिर बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी क्राइम की स्टोरीज़ को जब मैं आप तक लाता हूँ, सुनाता हूँ कहानियाँ, तो वो कहानी, वो कैरेक्टर मेरे जहन में बस जाता है। और इसीलिए हालांकि मैं कई बार कागज़ लेके बैठता हूँ, डेट या कुछ नाम बहुत सारे ऐसे होते हैं विदेश के, अंग्रेज़ी में आपको पता है माशाल्लाह, तो इसलिए नोट करके ले आता हूँ। बाकी अगर आपको कहानी सुनानी है, और वो कहानी क्या है, जब तक आप खुद उसको एंजॉय नहीं करेंगे, आप खुद उसको नहीं समझेंगे, हर चीज़ को, हर मोड़ को, हर कैरेक्टर को, हर रहस्य को, तब तक आप शायद सुना नहीं पाएंगे। तो यही वजह है कि कैरेक्टर कितने भी हों, कहानियों में कितना भी मोड़ हो, कितनी लंबी हो, वो आपके दिमाग में रच बस जाना चाहिए। तभी आप डायरेक्टली वो कहानी सीधे दिल से निकलेगी, ज़ुबान पे आएगी और आप तक पहुँचेगी। तो शुभम शर्मा जी का कहना है कि वो एपिसोड 195 से आपकी कहानी सुन रहे हैं, क्या उनका नाम लिया जा सकता है? नहीं तो आज भी वो कौन है? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच लगातार कहानी सुनने के लिए आपके, और हमेशा आप अपने राय आप लोग ज़रूर देते रहिएगा। अपनी रियल लाइफ स्टोरी कब सुना रहे सर? हाँ, ये मैं यही शुरू में बोलने वाला था एक लाइन की। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मेल आए 1000 स्टोरीज़ में, और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इतिहास वैसे नहीं बनता है, तो मैं पहले सोच रहा था बहुत सारे, इवन टीम में सब ये बात हो रही थी, दीपक, वर्णिता, आसिम, बल्कि वो बैनर्जी ने भी कई बार पूछा कि कुछ बड़ी स्टोरी होनी चाहिए। अब मैं समझ में नहीं आया कि बड़ी क्या, पहले तो मुझे भी लगा, फिर मुझे लगा बड़ी क्या। हकीकत ये है कि छोटी और बड़ी कहानियाँ नहीं होती, कहानियाँ वो अच्छी लगती हैं सुनने में जो आपको चौंकाए, जो आपको अगली लाइन क्या आने वाली है, आगे क्या होने वाला, अगर ये आपके दिमाग में आ गया, ये क्वेश्चन, ये सवाल कि अब आगे क्या होगा, तो समझ लीजिए कि फिर वो कहानी आप सुनना चाह रहे हैं। और अगर कोई कहानी सुना रहा है और आप सुनते हुए बात भी कर रहे हैं, फ़ोन भी उठा रहे हैं, कुछ और भी सोच रहे हैं, दिमाग में आदमी बैठे बैठे भी कई बार सोचता है, तो फिर इसका मतलब है वो बोरिंग है। तो कहानी छोटी और बड़ी नहीं होती है, कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जो सुनना चाहे। तो फिर मुझे अचानक लगा कि ये जो स्टोरी थी, इसमें इतने कैरेक्टर, इतने उतार चढ़ाव हैं, मुझे तो हैरत है कि अभी तक इस पर कोई फिल्म नहीं बनी, सीरियल नहीं बना, वरना इसमें वाकई हर एलिमेंट है इस कहानी में। तो इसीलिए लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई वो ये थी कि मैं अपनी कहानी सुनाऊँ। और मैं सच बताऊँ, बहुत बार हिम्मत की है मैंने कि मैं अपनी कहानी सुनाऊँ, और हर बार फिर मैंने पीछे हो गया, मैंने कहा नहीं सुना पाऊँगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं पूरा सच अपने बारे में आपको बताऊँ, मैं वादा करता हूँ उस दिन पूरी कहानी अपनी सुना दूंगा, लेकिन पूरा सच, उसमें एक भी लाइन झूठ नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन ये हिम्मत मेरे अंदर आ गई, मैं 100% अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। सर कई तो कॉमन सवाल है कि आप क्या अपनी टीम को पार्टी देते हैं? देता क्या हूँ, मेरी टीम सबसे ज़्यादा पार्टी 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 करती रहती है, और हम लोग कोई पार्टी का मौका चूकते भी नहीं है, ऐसा नहीं है, और बड़ी अच्छी पार्टी होती है। अभी लास्ट क्रिसमस पार्टी भी हुई थी, फिर एक घर पे भी पार्टी हुई थी, और अभी एक ड्यू भी है। अभी बहुत सारे लोगों ने 1000 एपिसोड के लिए था, बट कुछ चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो इस वजह से वो है, लेकिन होगी पार्टी। एक जैसे मैं फैमिली पूरे आप लोगों को तमाम मेंबर कहता हूँ, तो हमारी ये पूरी टीम है ना, ये भी एक फैमिली मेंबर जैसी है, तो एकदम फैमिली है। तो पार्टी में बस ये होता है कि पार्टी में सब आएँ, फिर सब घर पे हिफाजत से पहुँचे, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, फीमेल हैं, तो वो भी टाइम पे घर पहुँचे, अच्छे से पहुँचे। तो पार्टी करना आसान होता है, पार्टी करने के बाद की जिम्मेदारी थोड़ी मुश्किल होती है, बड़ी होती है। लेकिन ये कि जब जब मौका मिलता है हम लोग करते रहते हैं, और ऑफिस में तो पता नहीं कब जब तब पार्टी हो जाती है। सर किंजल चौधरी वो कह रही है वो बैंकर है, फैमिली से दूर रहती है, लेकिन जब भी मौका मिलता है क्राइम तक देखती हैं, और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखती हैं कि सलाह नहीं देती किसी को, बस सलसर की कहानी सुनो। थैंक यू किंजल जी, थैंक यू सो मच। हालांकि मुझे लगता है वाकई एक तो ज्ञान ज़्यादा देना नहीं चाहिए, हम लोग गलती यही करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और बाकी सारे जो नई जनरेशन है वो बहुत एडवांस है। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें तो अपनी बेटी से सीखता हूँ, तो जहाँ आपने कुछ ज्ञान देने वाली बात की तो लोग फिर फ़ौरन आपकी तरफ से मुँह भी फेर लेते हैं और कहते हैं यार मुझे बता रहा है, और सच में उनको भी पता होता है। हाँ, कई बार बताने का तरीका अलग होता है जिससे आप समझा सकें ताकि कोई गलत रास्ते पर ना चले। सर प्रसाद एच करके का आईडी होता है कि सर ये तो 1000 तो छोटी चीज़ है, हम 10,000 तक की वेट कर रहे हैं, और 10 तक के लिए बेस्ट। प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। मैं वादा है कि देखिए एक चीज़ तय है, क्राइम वो सब्जेक्ट है जिसमें कभी कहानियाँ कम नहीं पड़ेंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस दुनिया में जब आखिरी 2 इंसान बचेंगे, सिर्फ 2, तब भी क्राइम होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में से कोई एक तो करेगा। तो जब तक 2 इंसान हैं तब तक क्राइम है, क्राइम रिपोर्टिंग है, क्राइम की खबरें हैं। इसलिए क्राइम की कहानियों का सिलसिला जब तक मौका देगा ऊपर वाला चलता रहेगा। शम्स अंडरवर्ल्ड को कैसे देखते हैं, और आपकी आखिरी बात अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कब हुई थी?
अंडरवर्ल्ड को मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे जुर्म की दुनिया को देखता हूँ। मेरा एक बड़ा सिंपल सा फ़लसफ़ा है, वो ये है कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और मुझे क्राइम में क्या कहाँ कैसे हो रहा है उसको अपडेट रखना है, और जो खबर लगता है आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए वो पहुँचाता हूँ। तो प्रोफेशनल देखें तो मेरे लिए वो खबर है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय लें तो मेरा मानना है कि क्राइम क्राइम है, फिर करने वाला चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, जो कानून में सज़ा हो उसको मिलनी चाहिए। दूसरा, अंडरवर्ल्ड के लोगों से बातचीत होती रहती है, लगातार होती रहती है। लास्ट मुझे लगता है कि शायद 13 या 14 दिन पहले हुई होगी। सर एक सवाल है कि जो आजकल की जो अंडरवर्ल्ड तो कम ताकतवर हो गए हैं या पहले जैसे उनका कहना है, जैसे एक सवाल है कि जब आपने अपनी जॉब स्टार्ट की जैसे जर्नलिज्म में, उस वक्त का अंडरवर्ल्ड और आज का अंडरवर्ल्ड, इसमें कितना फर्क आप देखते हैं? अब अंडरवर्ल्ड हाईटेक हो गया। पहले अंडरवर्ल्ड सड़क पे खून खराबा होता था, गैंग वॉर होती थी, आप अक्सर सुनते होंगे मुंबई की में खास तौर पे सड़कों पे। अब नहीं होता, बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप हो गए। अंडरवर्ल्ड का बिजनेस जो है वो एकदम वाइट कॉलर टाइप का हो गया। अब वो अलग अलग बिजनेस में, गोल्ड में, डायमंड में, ये सब तो पहले भी करते थे, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में, अब वो बिल्डिंग में, है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग बड़े बड़े उसमें पैसे, शेयर मार्केट में, फिल्मों में, कहाँ कहाँ से पैसे लगाते हैं। तो अब वो थोड़े हाईफाई हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का भी दौर है। अब तो जो काम पहले जाकर घर पे 4 गोलियां चलाने से होती थी, अब एक कॉल से हो जाता है, एक व्हाट्सअप मैसेज से काम हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने जो बाकी दुनिया पे असर किया, वही अंडरवर्ल्ड और बाकी क्रिमिनल के भी काम पे असर किया है। यूपी बिहार में रेलवे टेंडर के नाम पे जो बाहुबली बन जाते हैं, तो क्या उनको आप अंडरवर्ल्ड से जोड़ के देखते हैं? यूपी में और बिहार में, इधर जो है ना, सबसे शुरुआत जो होती है एक माफिया की, सबसे ज़्यादा टेंडर, सबसे ज़्यादा रेलवे के ठेके, स्क्रैप्स के कौन लेता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब से शुरू हुआ, नेताओं का हाथ होता था कि अच्छा चलो अब नेताजी के लिए 2 पहलवान खड़े हो गए तो पहलवान को भी खुश करना था, चल तुझे ये ठेका दिला दूंगा, ये दे दूंगा। तो ये चाहे आप जितने भी उधर ब्रिजेश से लेके मुख्तार अंसारी, ये सब जो पनपे हैं, ये सब ठेके के बाद से ही शुरू हुए हैं, और ये इस सब ज़्यादा है। तो मैं इनको अंडरवर्ल्ड तो नहीं, हाँ माफिया के तौर पर ज़रूर लेता हूँ। सर एज ए क्राइम रिपोर्टर आपके लिए फेवरेट पुलिस ऑफिसर जो हों, जिनके काम से आप बहुत प्रेरित हुए हो? मेरे अपने करियर में बहुत सारे पुलिस अफसर ऐसे मिले हैं जो, मतलब एक लंबी लिस्ट है। वैसे ही उन लोगों की भी लिस्ट है जिनको मैं बहुत करप्ट मानता हूँ, और ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत मैं इज्जत देता हूँ और बहुत मानता हूँ। जैसे प्रकाश जी हैं जो यूपी के डीजीपी रहे, कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अजय राज शर्मा जी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे। इसके अलावा निखिल कुमार, उनकी भी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ चलें तो राकेश मारिया, मतलब एक इंटेलिजेंट अफसर। इसके अलावा हिमांशु मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली में और भी ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले, मैं वही बता रहा हूँ, एक लंबी लिस्ट है जिनका मैं नाम लेना शुरू करूँ तो। और वैसे ही लंबी लिस्ट उन लोगों की भी है जिनको मैं जानता हूँ बेहद करप्ट हैं और खाकी को इन्होंने दागदार किया। सर सोनिका विवेक ने कहा कि केरल के लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं इंडिया में, लेकिन वहाँ से जो क्राइम की स्टोरीज आती है, जैसे आज की कहानी, और उनका कहना है कि जो लेडी थी जिन्होंने परिवार को 14 सालों में धीरे धीरे मारा था साइनेट देके, तो आपको क्या लगता है कि ये पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसा क्राइम कैसे कर सकते हैं लोग? सोनिका जी, क्राइम का एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई या अमीरी गरीबी, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई रिश्ता। हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और गलत बात करते हैं इसको लेकर कि एक पढ़ा लिखा है तो वो नहीं कर सकता। हज़ारों एग्जाम्पल, इंजीनियर आईआईटी में गया हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर का मास्टर, टेररिज्म में आईएसआईएस में ज्वाइन किया है, अलकायदा को ज्वाइन किया है, सब ब्रेन वॉश होता है। तो उसी तरीके से एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंजीनियर, आपको देहरादून का किस्सा याद होगा, वो इंजीनियर था, अपनी बीवी के साथ टुकड़े करके फ्रीजर में डाल दिया। तो क्राइम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी अच्छी फैमिली से हैं। क्राइम करने वाला कभी भी क्राइम कर सकता है और कोई भी क्राइम कर सकता है। और क्राइम करने और न करने के बीच में सिर्फ एक चीज़ होती है जो इंसान को रोकती है और जो शरीफ और बदमाश के बीच का एक लकीर खींचती है, और वो शुरुआत होती है लालच से। किसी भी इंसान में किसी भी चीज़ को लेकर जब लालच और बेईमानी आएगी तो फिर क्राइम का रास्ता खुल जाता है। बहुत छोटी छोटी लालच और बेईमानी के नाम पे क्राइम होता है जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, अरे क्या है, बच्चा है, चलो कुछ नहीं, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। तो केरल बेशक लिटरेसी के मामले में सबसे आगे सब कुछ, लेकिन जब क्राइम होता है तो फिर वहाँ पे वही उसका पढ़ाई लिखाई, आपके बैकग्राउंड और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हालात कुछ ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जाने अनजाने फिर वो क्राइम होता ही है। सर एक जर्नलिस्ट के जीवन में पॉलिटिकल पावर और मनी पावर कितना मैटर करता है? एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में पॉलिटिकल पावर और मनी पावर कितना मैटर करता है? मेरा मानना है कि अगर ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में आ गई कि मुझे पॉलिटिकल पावर और मनी पावर दोनों चाहिए, तो पहली चीज़ तो उसी वक्त आप जर्नलिस्ट अब रहे नहीं। जैसे ही आपके ये जिस पल के आपको दिमाग में आ गया, फिर आप करप्ट हो गए। अगर आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए तो फिर आप जर्नलिज्म छोड़िए और जाकर चुनाव लड़िए और एमपी बनिए, एमएलए बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, मिनिस्टर बनिए। और फिर मनी पावर की अगर बात है
तो फिर भी यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। फिर जर्नलिज्म छोड़िए, आप किसी और धंधे में उतरिए, बिजनेस कीजिए, अंडरवर्ल्ड में जाइए, माफिया बनिए। लेकिन अगर यहाँ करना है और इस पावर और इस जो घमंड होता है ताकत का, अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो फिर आप ना जर्नलिस्ट हैं और ना आप जर्नलिस्ट रह सकते हैं, ना जर्नलिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है अब तो पहले का दौर अलग था, आज के जर्नलिज्म के दौर में सैलरी इतनी मिलती है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को करप्ट होने की ज़रूरत भी है। आपकी जितनी ज़रूरतें हैं वो शायद उससे ज़्यादा आपको कहीं पैसे मिल जाते हैं। सर नकुल राज रोहित कामत कह रहे हैं कि सर आप अपना चैनल भी खोल लीजिए, हम आपको उतना ही प्यार देंगे। नकुल जी क्या होता है ना कि अपना चैनल खोलना, ये फिर बात वही आ जाती है कि क्यों, किसके लिए, क्यों। मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा मतलब संतुष्ट हूँ। इसलिए नहीं कि संतुष्ट का मतलब है कि बस हो गया जितना है यही सब कुछ ठीक है। जो काम करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है हर इंसान के लिए आज़ादी। आप जिस पेशे में हैं वहाँ पे आपको काम करने की आज़ादी है कि नहीं है। मुझे लगता है कि जिस जगह मैं हूँ वहाँ पे मुझे पूरी आज़ादी। आज तक मुझे किसी मेरे बॉसेस ने न टोका, न ये कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, न ये कहा कि तुम ये नहीं बोल सकते या ये स्टोरी दिखा नहीं सकते। तो जब तक ये आज़ादी है तब तक मैं बहुत धड़ल्ले से काम करता हूँ। जिस दिन लगेगा कि हाँ इस आज़ादी पे चोट आ रही है या इस आज़ादी पे फिर ये है कि नहीं ये मत करो, वो मत दिखाओ, ये कहानी मत सुनाओ, ये वाली करो, उसको बुरा कहो, इसको अच्छा कहो, तो फिर मैं ज़रूर आपकी इस ऑफ़र पे गौर करूँगा। फ़िलहाल सब ठीक चल रहा है। इट्स रुद्रा, आपका उत्तराखंड से हमें कनेक्शन तो नहीं बता सर, लेकिन पूरे उत्तराखंड की तरफ से आपको बधाई हो सर। थैंक यू रुद्रा साहब। उत्तराखंड से मेरा कनेक्शन ये है कि उत्तराखंड मेरा ससुराल है जी। सर और ये एक चीज़ है, आपसे मिलने, अनिकेत जी का कहना है कि आप तो ट्विटर पे जवाब देते हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए क्या करना होगा, कुछ प्रोसीजर बताती है। अनिकेत जी कुछ नहीं, जब भी किस्मत होगा पक्का हम लोग मिलेंगे। कई बार मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मिलना होगा तो ज़रूर मिलेंगे। इधर तो बीच में 2 साल इतने थे कि कोरोना बहुत सारे गए। हमारे ऑफिस में ही मतलब आधे ऑफिस वालों को ही घर बैठा दिया गया था, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। एक बार जो ऑफिस में एंट्री मार लिया वो बाहर चाय भी पीने नहीं जा सकता था। अब तो धीरे धीरे सारे रिस्ट्रिक्शन हट रहे हैं। तो दुआ कीजिए बस ये कोरोना का काल खत्म हो जाए, उसके बाद ज़िंदगी पहले जैसी हो और हम लोग ज़रूर मिलेंगे। विराट कोहली, ये 600 एपिसोड पिछले कुछ दिनों में देखा है लगातार। थैंक यू सो मच विराट कोहली साहब, लगातार 600 एपिसोड भी आपने देख लिए, अच्छा लगता है, थैंक यू। ये लोग हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर समझना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा था हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दिए, बीच में बहुत बिजी था तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडी और पढ़ाई नहीं कर पाया। उसकी वजह बताता हूँ कि जब आप हिजाब और ये सारी चीज़ें बताते हैं, और चूँकि मैं एक मुस्लिम भी हूँ, तो अगर मैंने कहीं उल्टा पुल्टा कुछ बोला तो बहुत सारे तो मैं मेल वैसे ही पढ़ता हूँ, तो फिर आ जाएगा यार ज्ञान देने चला, खुद को कुछ पता नहीं है। तो एक बार वही चीज़ मैं कभी चाहता हूँ कि पहले मैं खुद कन्विंस हो जाऊँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सच है, तो मैं आप तक कहूँ। मैं सिर्फ सुनी सुनाई है, कहीं और लिखा, किसी सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ कह दिया और मैं वो आप तक पहुँचा दूँ, तो वो ठीक नहीं होगा। तो फैक्ट्स के साथ आऊँगा और पूरी डिटेल, कहाँ किस देश में क्या है, कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, हदीस में क्या है, वो सारी चीज़ें जब मैं खुद कन्विंस हो जाऊँगा और सारी जानकारी इकट्ठा कर लूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। सर एक सवाल है कमल की, सर हमने कई लोगों ने आपकी हर तरह के इंटरव्यू देखे हैं, किसी डकैत के साथ आपका इंटरव्यू नहीं देखा किसी ने? डकैत के साथ अब मैं 4-5 लोगों का सवाल है। अच्छा, हाँ ये पॉइंट सही है। डकैत के साथ इंटरव्यू नहीं किया तो ये था कि जब किया था तब चंबल में डकैत सब भागते फिर रहे थे। एक ही गुज्जर था, जो गुज्जर सिंह, जो मीडिया फ्रेंडली, उसको टीवी पे आने का शौक़ था और इसी शौक़ ने भी जान भी ली, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि ये कैमरे पे आता है, और फिर फॉलो किया और निर्भय गुज्जर का एनकाउंटर भी हुआ। सर और एक चीज़ है कि आप आने वाले समय में कभी रुकिएगा नहीं और नॉन स्टॉप ऐसी कहानी सुनाते रहिए। थैंक यू तमाम आप लोगों का इस प्यार के लिए शुक्रिया। और मेरी वही है कि जब तक आप लोग सुनते रहेंगे मैं कहानी सुनाता रहूँगा, और कोशिश यही होगी कि मैं वो कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊँ जिसमें वही लाइन है। एक किसी भी कहानी की कामयाबी का सिर्फ पैमाना एक है कि अगर आपके मन में ये सवाल आए कि अगली लाइन क्या या आगे क्या होने वाला, अगर ये आगे वाली चीज़ आपके जहन में है तो फिर कहानी ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि मैं बोर कर रहा हूँ। सर नजीब जेएनयू ये स्टोरी, हाँ, एक बहुत सारे लोगों ने कहा था जेएनयू स्टूडेंट नजीब की कहानी, वो मेरी गलती है। वो कहानी पे मैंने पूरा रिसर्च भी किया, बल्कि कई पुलिस वालों से बात भी की। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक नजीब की कहानी आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तो आप तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया इस 1000 एपिसोड तक पहुँचाने के लिए, मुझसे 1000 कहानी सुनने के लिए। और कोशिश यही है कि आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे, कहानियाँ सुनाता रहूँ, आप सुनते रहें। इस दौरान बहुत सारे नाम भी मिले मुझे आप लोगों से, बहुत सारे रिश्ते भी बने, बहुत सारे प्यार भी मिले। कई तो देशों का नाम ही पता चला इस कहानी के बाद, जहाँ जहाँ से मेल आता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। और दीपक कुछ इशारा कर रहा है।
कुछ नहीं, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।